स्वागत है वंचल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर के 55 सीटों पर सुबह से ही बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ रही है। बताएंगे पहले चरण के चुनाव के बाद जनता ने और ज्यादा भारी तादाद में वोटिंग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में प्रचंड बदलाव की लहर के बाद बीजेपी के नेताओं ने फिर से वोटिंग कराने की मांग की है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके से बीजेपी के लोग फिर से मतदान कराने की बात कर रहे हैं, यानी चुनाव में सीधे तौर पर हार दिखाई देने लगा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं, पहले चरण के बाद दूसरे चरण के अंदर भी इसी तरह की वोटिंग पैटर्न का अनुमान लगाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पहले चरण की 58 सीटें और दूसरे चरण की 55 सीटें, कुल मिलाकर 113 सीटों पर कौन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है। 10 फरवरी 2022 को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अभी सभी राजनीतिक दलों की नजर दूसरे चरण के चुनाव पर है दोस्तों, और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, सुबह से ही बम्पर वोटिंग, बड़ी बड़ी लाइनें और चारों ओर मतदाता दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि बदलाव की जबरदस्त लहर बह रही है। दोस्तों आपको बताते चले कि 55 सीटें उत्तर प्रदेश की और बाकी 110 सीटें गोवा और उत्तराखंड की है, जहां पर वोटिंग की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 165 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड, गोवा भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का दाव बना हुआ है, और अभी की स्थिति में दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी की स्थिति काफी डामाडोल दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, जहाँ पर योगी सरकार के कई बार के विधायक और मंत्री सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत दाव पर है। वहीं पर गुलाबो देवी, बलदीप सिंह औलख चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता आज के चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में जीत ली थी, यानी जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से बीजेपी का यह आंकड़ा रहा था। लेकिन इस बार की स्थिति काफी भयावह बीजेपी के लिए दिखाई पड़ती है। दोस्तों बता दें आपको कि एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हार सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के अंदेशा मिलने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग ग्रामीण इलाकों के अंदर होने के बाद साफ संकेत बीजेपी के लिए अशुभ संकेत मिलने लगे, जिसके बाद बीजेपी के मंत्रियों ने अब चुनावी प्रक्रिया पर ही अपना सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण समझी जाने वाली शामली जनपद के थाना भवन विधानसभा सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा सीट के मुस्लिम और जाट बहुल गाँव में बूथ कैप्चरिंग की गई। शामली जनपद के भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने इसकी शिकायत की है। रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत के साथ ही पुनः मतदान कराने की अपील की गई है। शिकायत में लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव बूटा, टपराना और अंगदीपुर, उमरपुर, जलालाबाद, इस्लामपुर, सौटा, भैसानी गांव में रालोद और सपा के दबंग लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके के बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार, इनकी प्रशासन इन्हीं के अंदर काम करता है। खुद मंत्री जी का अपना विधानसभा है, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जमीन खिसकने लगी है और इसीलिए दोबारा से वोटिंग कराने की बात की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से समझते हैं, देखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 709 पुलिस थानों के अंदर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई है और आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर टिप्पणी गांधी परिवार या कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि मातृत्व का अपमान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी को तेलंगाना के सभी 709 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। आपको बताते चले कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बुरी तरीके से फंसते दिखाई दे रहे हैं। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड हिंदुत्व का नारा लगाने वाली शिवसेना ने आखिरकार एक और बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी से बड़ा हिंदुत्ववादी अपने आप को शिवसेना कहती है, और ऐसे में शिवसेना ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में सरकार बनेगी राज्य के अंदर। उन्होंने कहा कि हम अभी गोवा से वापस आए हैं, जल्द ही आदित्य ठाकरे के साथ यूपी का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में हम देश भर के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के नेता ने यूपी में समाजवादी पार्टी के समर्थन करने का फैसला लिया है। महाविकास आघाड़ी के अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने भी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने की बात कही है। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर मोदी सरकार की निगरानी में 75 साल में देश की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है। इसमें बैंकिंग प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। दोस्तों हमने आपको बताया था किस तरीके से एक बड़ा घोटाला सामने आया
आया, जिसमें 22,842 करोड़ का धोखाधड़ी का ये मामला था बैंकों के अंदर, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। एक और जानकारी की माने तो यूपी के अंदर मेरठ के चुनाव अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में भाजपा के विधायक संगीत सोम पर केस दर्ज हो गया। 10 फरवरी को मेरठ जिले के सरदना विधानसभा क्षेत्र गाँव सलावा के अंदर प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पहले चरण के वोट डाले जा रहे थे। आरोप है कि मतदान के दौरान भाजपा के विधायक संगीत सोम और उनके समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी अश्वनी कुमार की पिटाई कर दी, जिसके बाद बूथ पर लगे वेब कैम को भी उखाड़ा गया। बाद में विधायक कथित तौर पर मतदान की धीमी गति को लेकर नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद दोस्तों अब FIR दर्ज किया गया है। यानी एक पुलिस अधिकारी को काम पर रोकने के मामले में विधायक को बुक किया है, जिसमें 392, 323, 504, 506 और 188 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार थम चुका है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री को इसके बाद भी भाई का प्रचार करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने मंत्री के भाई को मौके से भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग दावा कर रहे हैं कि वीडियो रविवार का है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर 14 फरवरी यानी आज मतदान लगातार किए जा रहे हैं और इससे पहले शनिवार 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थम गया। इसके बावजूद प्रत्याशी के समर्थन में घर घर वोट मांगने के लिए लोग अमूमन दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी के कारण राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को ये जानकारी मिली तो उन्होंने खूब खड़ी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए गांव से खदेड़ा और बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही साथ एक और जानकारी की माने तो बुलंदशहर के अंदर एक और किसान संगठन ने जोरदार विरोध भारतीय जनता पार्टी करने का फैसला लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मचे सियासी संग्राम के बीच में बुंदेलखंड के क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा JKM के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की जानकारी आ रही है। किसानों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य शिव कुमार कक्का ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए किसान विरोधी सरकार बताया और किसानों को आग्रह किया है कि अगर आप इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं तो 715 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनकी श्रद्धांजलि उनको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले तो किसान विरोधी कानून बनाया, उसे पारित किया और बाद में विरोध करने वाले किसानों पर ही आरोप लगाए और कई सारे किसानों की मौत भी हो गई, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगी है और इसीलिए उन किसानों को श्रद्धांजलि देना यानी बीजेपी के खिलाफ वोट करने जैसा होगा। इसी के साथ में धामी सहित 200 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। उत्तराखंड के धारचूला के अंदर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने भाजपा के प्रत्याशी धन सिंह धामी तथा 200 समर्थकों के विरुद्ध में मामला दर्ज किया है। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग की शिकायत पर शनिवार रात मामला पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि धामी तथा उनके समर्थकों की ओर से धारचूला में गांधी मैदान में शनिवार को आदर्श आचार संहिता और कोविड महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया। जनसभा का आयोजन किया गया, रैली आयोजित की गई, जिसके बाद निर्वाचन आयोग के सर्विलांस टीम ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार की और पुलिस ने मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है। साथ दोस्तों चुनावों के दौरान हिजाब वाले विवाद को लेकर UCC जैसे मुद्दे उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण करने के अंतिम प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास भी उसका सफल नहीं हो पाएगा। जनता समझ चुकी है राज्य के अंदर अब ऐसे भड़काऊ मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, परिवर्तन जनता करके रहेगी। और इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी का कटाक्ष, कहा योगी और अखिलेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथ दोस्तों अखिलेश यादव बोले, कहा सपा गठबंधन के लिए बहुरंगी जन समर्थन देखकर एक रंगी सोच वालों के शाहों का पसीना छूटने लगा है, यानी अमित शाह की और उनका निशाना है। अखिलेश यादव ने रविवार को शाहजहांपुर में सपा गठबंधन के लिए अभूतपूर्व बहुरंगी जन समर्थन देखकर एक रंगी सोच वाले बड़े बड़े शाहों का पसीना छूट गया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 6 सीटों पर शाहजहांपुर के लोग सुपर सिक्सर मानने जा रहे हैं, बीजेपी गेंद ढूंढती रह जाएगी। योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले गर्मी निकाल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, जनता के सामने नहीं जा पा रहे। इसी बीच दोस्तों मैं भाई राहुल गांधी के लिए जान दे सकती हूँ, टकराव पर बोली प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि टकराव योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में है, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ के मन में है जो विवाद, इसके कारण ये बातें कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में असली विवाद है। साथ दोस्तों महाराजगंज जिले के अंदर राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां पर सिसवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विनोद यादव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हुए सपा के प्रत्याशी सुशील टिब्डेवाल का समर्थन किया है। महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद यादव है, जिनको मैदान में उतारा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने और समर्थन करने की बात कही है, जो एक दिखाता है कि कहीं न कहीं विपक्ष भी अब पूरी तरीके से एकजुट है दोस्तों। यानी विपक्ष भी अब ये मान चुका है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के टक्कर में सीधी लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत किया जाए। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर चिरंजीवी
चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर मिलेगी हार, भाजपा की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन मामले में के खिलाफ जांच खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने कराई है, लेकिन अब भगवत मान मुख्यमंत्री बनेंगे तो अवैध खनन मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे। जब उनके रिश्तेदारों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि पैसा चन्नी साहब का है, तो ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। उनके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया है कि चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों पर उनकी हार सुनिश्चित होने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को पैसे से जीतने की कोशिश करती है, लेकिन हर चुनाव पैसे से नहीं जीता जा सकता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री बर्मन ने कहा कि भाजपा IPFT सरकार 2023 में सत्ता में नहीं लौटेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन के तहत कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब के बाद से चुनावों में जोरदार धांधली की जा रही है। इसी बीच दोस्तों दोस्ताना चुनाव आयोग और मित्र मीडिया के बल पर चुनावी कानूनों का अंगूठा दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुच्छेद 126(3) के तहत चुनावी सामग्री से तात्पर्य ऐसी किसी वस्तु या सामग्री जिसका मकसद चुनाव परिणाम को प्रभावित करना हो, मतदान से 48 घंटे तक प्रचार या प्रसारित नहीं की जा सकती, चाहे टीवी का माध्यम क्यों न हो। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों खुले तौर पर इसका उल्लंघन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, DD न्यूज पर इंटरव्यू दे रहे हैं 1.5 घंटे का, और उसको पूरे न्यूज चैनल वाले खुले तौर पर दिखा रहे हैं। यानी जिस सरकार को कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी है, उस सरकार के लोग ही अंगूठा दिखा रहे हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं पक्षपात के भी स्पष्ट संकेत देने लगी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि अमित शाह अगर मुझे कुत्ता भी कह देते तो वो उनकी संस्कृति का पालन वो कर रहे हैं, मेरे लिए वे सदैव आदरणीय रहेंगे। हरीश रावत ने दोस्तों अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें अमित शाह ने एक मुहावरा बोलते हुए धोबी का डैश आगे बात नहीं की उन्होंने, लेकिन हरीश रावत को धोबी का कुत्ता बताने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। जिसके बाद हरीश रावत ने भी कहा कि जनता न्याय करेगी, जनता जानती है उनको कैसे जवाब देना है। इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जनता ही तय करेगी क्या सजा है। एक और अपडेट की माने तो मायावती जिस तरीके से अपने टिकट का बंटवारा कर रही है, उसके बाद कई सारे सवाल दोस्तों खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के सामने एक और मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शादाब फातिमा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेता थी और अब उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों जहुराबाद विधानसभा सीट से शादाब फातिमा को टिकट दिया गया है। जहुराबाद विधानसभा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधायक है। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से बसपा ने जिस उम्मीदवार का चयन किया है, कहीं न कहीं उनके लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। और कहीं न कहीं इस बात को पूरी तरीके से प्रमाण मिल चुका है कि बसपा अपने टिकट बंटवारे से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर RSS के कैंप से ही उभरे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो RSS से ही उभरे हुए हैं, इनकी विचारधारा भी बीजेपी से मिलती जुलती है। इसी के साथ में दोस्तों CM चन्नी का ऐलान, कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हर साल 8 मुफ्त सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 1100 रूपए दिए जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर एक एक वादे को पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों गोदी मीडिया के द्वारा एक दिखावा पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो दिखावा भी हट चुका है। आपको बता दें कि प्रश्नवाचक चिन्ह का दिखावा पहले किया जाता था, अब प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा दिए गए हैं और खुले तौर पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें समाजवादी होंगे आबाद तो यूपी में बनेगा इस्लामाबाद। इस तरीके की चीजें, इस तरीके के प्रचार सामग्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इन मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। RJD उत्तर प्रदेश की तरफ से इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई है दोस्तों। और एक और अपडेट है, जहां पर काला सागर में आग उगल रहे हैं रूसी नौसैनिक और उनके 30 से ज्यादा युद्धपोत। क्या अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, ये कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि दंगाइयों को कपड़ा से पहचानने वाले प्रधानमंत्री, क्या आप बताएंगे कि लड़की की जान बचाने वाले महबूब मसीहा है या दंगाई है? महबूब नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे, सामने एक रेलवे ट्रैक था, वो गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें चीख सुनाई दी। जिस माल गाड़ी पर वो चढ़कर ट्रैक पार कर रहे थे, उसी के नीचे एक लड़की फंस गई। गाड़ी चल चुकी है और ऐसे में दोस्तों महबूब नीचे पहुंचे और उन्होंने 27 गाड़ियों के जाने के बाद जैसे तैसे उस बच्ची की जान बचाई। जिसके बाद अब लोग सोशल मीडिया पर इसे काफी शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कपड़ा देखकर पहचान रहे थे कि कौन दंगाई है। क्या आप कपड़ा देखकर पहचानेंगे प्रधानमंत्री? उनको जवाब देना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति दंगाई है या फिर मसीहा है। दोस्तों एक स्टीरियोटाइप यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद से भी लगातार फैलाया जाता है देश भर के अंदर। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी लाभ के लिए मोदी योगी ने फोड़ दिया नारियल, पर काम ही नहीं हुआ। वर्ष 2021-22 के त्वरित विकास योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन शिलान्यास 10,000 करोड़ से अधिक का कर दिया गया। यूपी में योगी के शहर गोरखपुर के अंदर 103 करोड़ की 223 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन
अभी भी जमीनी स्तर पर कहीं विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है। साथ साथ आपको बताते चले कि गन्ना किसान करेंगे 55 सीटों पर, यानी आज जो 55 सीटें जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर गन्ना किसान तय करेंगे कि किसके हाथ में सत्ता देना है, कौन उत्तर प्रदेश के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। इसी के साथ में दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के लिए दोनों के लिए मुश्किलें बसपा ने बढ़ा दी है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो मोदी काल में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं। राहुल गांधी बोले, कहा लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी के मित्रों के लिए अच्छे दिन लेकर आए हैं और जनता तो त्राहिमाम कर रही है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ की जांच के कारण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसके बाद अमित शाह ने खुद अपने हाथ में कमान ले ली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कौन चुनाव जीतेगा 10 मार्च को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी जाति को लेकर हमेशा से उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कई बार उनके विरोधी योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट के नाम से संबोधित करते हैं। बता दें कि संन्यास ग्रहण करने के पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, जिसके कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी जब जातियों के आधार पर चुनाव में देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि समाजवादी पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। और ऐसे में जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर कई सारे ओबीसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए खुद अमित शाह चुनावी रैलियां ज्यादा प्रखर रूप से करते नजर आते हैं। साथ ही साथ एक और जानकारी है, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की टीएमसी के विधायक का दावा, मेरी जान को खतरा, मारने की कुछ लोग कर रहे हैं साजिश। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के एक विधायक ने अपनी हत्या की साजिश की आशंका जाहिर की है। शौकत मोल्ला दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग ईस्ट के विधायक है, अपने जिले में पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी है टीएमसी विधायक। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। टीएमसी के विधायक शौकत मोल्ला ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनकी हत्या करने की। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोग जीवानतला गाँव के रहने वाले हैं और इसी के साथ में आईएसएफ से जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो पंजाब में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन बीजेपी के इशारों पर काम करते थे। ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी की तरफ से ये जोरदार हमला कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया गया है दोस्तों। और एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी का विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित है। इस तरीके के योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि आखिर अगर आपकी बात को हम सच मान भी ले तो क्या एक्सप्रेस वे और किसानों को जो गन्ने का दाम दिया था वो किस सरकार ने दिया था, ये भी बता देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। यानी दोस्तों कुछ भी बोलने के लिए बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन असली बात यह है कि लखनऊ मेट्रो से लेकर एक्सप्रेस वे तक में अखिलेश यादव ने जोरदार काम किया था। इसी के साथ में शिवपाल यादव के समर्थन में उतरे बीजेपी के नेता मनीष यादव, कहा मैं परिवार में वापस लौट आया हूं। आपको बताते चले कि इटावा जसवंत नगर विधानसभा से साल 2012 और साल 2017 में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के मनीष यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा जाने के बाद राजनीतिक धुर विरोधी रहे शिवपाल यादव के लिए अपने गाँव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उनके पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगा है। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग से की शिकायत, ब्राह्मण समाज को लेकर सिद्धू के टिप्पणी पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान और अमृतसर ईस्ट से प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू ने ब्राह्मण समाज और महिला सरपंच पर टिप्पणी करते हुए जो बात कही है उस पर अब सवाल खड़े हुए हैं। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि महिला सरपंच के खिलाफ जलेबी की तरह इकट्ठा करने वाली बात कहना किसी पार्टी के प्रधान को शोभा नहीं देता, ये महिलाओं का अपमान है। और इसी के साथ में ब्राह्मण समाज को लेकर भी उन्होंने जो टिप्पणी की है वो काफी अभद्र टिप्पणी है, उसको शेयर नहीं कर सकते। साथ साथ दोस्तों जनसभा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद जत्थेदारों के साथ बंद कमरे में अमित शाह ने मुलाकात की है। बंदी सिखों को लेकर भी चर्चा की गई है दोस्तों। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो जाखड़ ने अमित शाह पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मैंने अमृतसर के अंदर नशे के खिलाफ अभियान चलाया, अकाली दल के नेताओं को किसने क्लीन चिट दी थी और किसके आधार पर दी थी, ये जवाब कम से कम अमित शाह को देना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी केंद्र की सरकार ने नशा मुक्ति के लिए पंजाब में क्या अभियान चलाया है, क्या उनके पास पॉलिसी थी। इतने साल तक उनकी सरकार केंद्र में चल रही है, इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर भी लगातार एक के बाद एक रैलियां करते जा रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।